अरे स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। तो लास्ट सेशन में अपन ने लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी का जो सेशन देखा था, उसमें सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर अपन ने डिस्कस की थी। यूकेरियोटिक कोशिका का जो कोशिकांग है वो यहाँ से अपन ने डिस्कस किया था। दो चित्र भी अपने को दे रखे थे, पादप और जंतु जगत की जो जंतु की जो सेल है वो यहाँ से उससे अपन ने डिस्कस किया था। कुछ दो तीन डिफरेंस भी अपन ने देखे थे कि पादप में क्या मिलता है और जंतुओं में क्या नहीं मिलता है, वो अपन ने डिस्कस किया था। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो सबसे फेमस अपन ने बात की थी फ्लूइड मोजेइक मॉडल। ठीक है, सिंगर और निकोलसन ने जो दिया था 1972 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लिपिड जो है, लिपिड की बाइलेयर जो होती है उसमें प्रोटीन जो होते हैं वो धसे रहते हैं, वो अपन ने डिस्कस यहाँ से किया था। और आज के सेशन में अपन कुछ आगे के जो कोशिका है, जैसे कोशिका भित्ति की अगर अपन बात करें, या जो अंतःप्रद्रव्य जालिका की बात करेंगे, गोल्जिका की अपन बात करेंगे आज के सेशन में। तो आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ से बताता चलूं उसे आपको नोट करते हुए चलना है। और अगर किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि पैसे तो मैं ले नहीं रहा हूं आपसे। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं कोशिका भित्ति। आपको याद होगा कि कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण को अपन ने क्या कहा था? कोशिका भित्ति कहा था। अब बैक्टीरिया वगैरह की अपन बात करें उसमें भी मिलती है, पेप्टाइड ग्लाइकन वगैरह की बनी होती है। ठीक है, उसके अंदर मिल रही है। और कवक की बात करें तो इसके अंदर आपने बात की थी काइटिन, पौधों की बात करें सेल्यूलोज वगैरह की। तो ये कुछ अलग अलग कंपोजिशन इनका होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी कोशिका है तो उसके बाहर निर्जीव आवरण जो होता है, मान लो ये निर्जीव आवरण बाहर की ओर जो बताया जा रहा है, ये आपके पास क्या है? ये है कोशिका भित्ति। ये हो गई कोशिका भित्ति, और ये क्या हो गई? कोशिका झिल्ली। अब निर्जीव है तो इसका अलग अलग कार्य भी होगा, सुरक्षा में, प्रोटेक्शन में काम में आएगा, सपोर्ट में काम में आएगा। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे फंक्शन दिखा रहे हैं, तो अभी आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता। यांत्रिक हानि का मतलब समझ में आ रहा है आपको? एक तरह से सुरक्षा की बात कर रहा है। बल्कि ये कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। जैसे ये कोशिका भित्ति है तो ये क्या करेगा? एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये तीसरी कोशिका है, एक तो इनके बीच में संपर्क स्थापित करेगा। ये अंदर तो सेल मेम्ब्रेन तो है जो है ही, लेकिन कोशिका भित्ति भी इनके बीच में क्या करेगा? कनेक्शन का काम करेगा। जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पादपों में परिवहन जब आप लोग देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा एक सिम्पोर्ट और एक एंटीपोर्ट। पादपों में जो अपन जल का जो परिवहन होता है, क्योंकि जल जो मूल से ऊपर पत्ती तक जा रहा है वो कैसे जा रहा है, उसमें सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट आता है। तो उसमें इनका रोल आपको समझ में आ जाएगा, किस प्रकार से ये एक दूसरे को संपर्क के, आपसी संपर्क बना के रखती है। और जो भी अवांछनीय वृहद अणु है उसको अंदर आने से बचा रहा है, यहाँ से रोक रहा है, अवरोध का काम यहाँ पर कर रहा है। अब देखो शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, क्योंकि ये पादप है, गैलेक्टेंस मेनन्स वे खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो ये आपने गैलेक्टेंस मेनन्स वगैरह जो पादप जगत पढ़ा था उसके अंदर ये शब्द आपने सुन रखे हैं। वहां पर शैवाल के तीन प्रकार अपन ने देखे थे, हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल, उसके अंदर आपने ये सुन रखे हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मली पादपों में सेल्यूलोज की बनी है। ठीक है, और कुछ खनिज होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जैसे, जबकि दूसरे पादपों में ये सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन व प्रोटीन की बनी रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है, और इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? नवपादप कोशिका भित्ति में स्थित, जैसे मान लो ये आपके पास कोई भी नई कोशिका है, ये उसकी क्या है? कोशिका भित्ति है। यहाँ पर ये अंदर की ओर जो रेड कलर में बताया जा रहा है ये क्या है? कोशिका झिल्ली यहाँ पर आपको बताई जा रही है। तो नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में, नए कोशिका है कोई, उसकी कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि की क्या होती है? क्षमता होती है। जो प्राथमिक भित्ति है उसमें वृद्धि की क्षमता होती है, वृद्धि कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे कोशिका पुरानी हो रही है, मान लो 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, जो भी उसका लाइफ स्पान है, जैसे जैसे वो पुरानी हो रही है वैसे वैसे क्या होता है? इसकी जो वृद्धि करने की क्षमता होती है वो यहाँ पर कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। तो जैसे जैसे ये वृद्धि, जैसे अंदर की ओर आ गई, फिर वापस से प्राइमरी सेल पोल जो यहाँ पर बनती रहेगी, तो अंदर की ओर द्वितीय भित्ति जो पहले थी वो तो द्वितीय हो जाएगी, जो कि लॉस्ट हो चुकी है, इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, अब ये वृद्धि नहीं कर सकती, एक तरह से अपन कह सकते हैं। ठीक है ना?
मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी सतह होती है जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए हुए पकड़ने में सहायता करती है। ये प्रश्न पूछा गया है नीट में। ये कोशिका भित्ति और ये कोशिका, ये दूसरी तीसरी कोशिका, इनके बीच में क्या होती है? कैल्शियम पेक्टेट। यहां मान लो ये कैल्शियम पेक्टेट से बनी हुई क्या होती है? मिडिल लेमेला या मध्य पट्टिका जिसे अपन बोलते हैं। मध्य का मतलब बीच में, पट्टिका का मतलब पट्टिका जैसी संरचना, सिंपल सा, ठीक है। जो किससे बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इस साल मार कर लीजिएगा, पूछा गया है। कैल्शियम पेक्टेट की ये क्या होती है? बनी होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति वे मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप में स्थित जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा, ये आपने शब्द सुना होगा, और नहीं सुना तो इसे बता देता हूँ। प्लाज्मोडेस्माटा छोटा छिद्र होता है जो नेबरिंग सेल है, एक दूसरे के आसपास की जो कोशिका है उसे जोड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल सा इसका फंक्शन भी आपको वहां पर समझ में आएगा। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में कैसे जल का परिवहन प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ होता है, उसे भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना किस किस से बनी होती है अलग अलग जीवों में। और मध्य पटलिका का इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा पॉइंट। अगर यहाँ से मान लो ये प्रश्न और ये प्रश्न बनता है तो सबसे ज्यादा चांसेस इस प्रश्न के बनने के चांसेस है कैल्शियम पेक्टेट और मध्य पटलिका का। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, रिविजन इसको करना है। नेक्स्ट आता है अंत्य झिल्ली का तंत्र। तंत्र बोल दिया इसने, मतलब एकाधिक, एक से अधिक इसके अंदर पार्ट होंगे। तो झिल्लीदार अंग, क्योंकि यूकेरियोट्स अपन पढ़ रहे हैं तो कोशिका के अंदर क्या होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होंगे झिल्लीदार अंग, जिसे अपन बोलते हैं। ये कोशिका है, इसके अंदर मेम्ब्रेन से आबद्ध अंग होंगे, जैसे केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या हरित लवक हो गया पादपों की अगर अपन बात करें, ठीक है, या अंत्य प्रद्रव्य जालिका हो गया। तो झिल्लीदार अंग कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं अंत्य झिल्लिका तंत्र। जैसे पाचन तंत्र अपन बोलते हैं, तो उसमें ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जो काम करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पर भी एक दूसरे से ये जुड़े रहते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं अंत्य झिल्लिका तंत्र। कोशिका की बात हो रही है यहाँ, बड़े अंगों की बात नहीं हो रही, वो तो केवल एक समझाने के लिए मैंने बोला है। कोशिका के अंदर जो अंग, जैसे केंद्र हो गया, अंत्य प्रद्रव्य जालिका हो गई यहाँ पर, ठीक है, या राइबोसोम की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो इनके जो कार्य है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसे आप क्या बोल रहे हो? अंत्य झिल्लिका तंत्र इसे अपन बोल रहे हैं। ये नहीं कि साहब आपने तो पाचन तंत्र बोल दिया, वहां तो अंग है। तो यहाँ कोशिका की बात कर रहे हैं, बालको चैप्टर का नाम ही है कोशिका, जीवन की इकाई, नहीं। इस तंत्र के अंतर्गत झिल्लिका, इस तंत्र के अंतर्गत अंत्य प्रद्रव्य जालिका, जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहो तो लिख लो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ईआर। ध्यान में रखना, ऐसे कभी भी दे सकता है। गोल्जी काय को गोल्जी बोल दिया, लयन काय, लाइसोसोम वगैरह, रसदानी जिसे वैक्यूल अपन बोलते हैं, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया जिसे बोलते हैं, हरित लवक, वे परोक्सिसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, इसीलिए इसे अंत्य झिल्लिका तंत्र के अंतर कार्य इसके अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो जिनके कार्य एक दूसरे से संबंधित है उसे एक साथ अपन रख रहे हैं, वो अंत्य झिल्लिका तंत्र कहला रहा है। बाकी जिनके नहीं है उससे अपन इसके अंदर नहीं रखने। और सबसे पहला जो आपको देखने को इसके अंदर मिल रहा है वो कौन सा है? अंत्य प्रद्रव्य जालिका है, जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात ये पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा होता है, जिसे अंत्य प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। तो ये कोशिका है, चपटे का मतलब कुछ इस प्रकार से होगा, नहीं, इसने बोला नलिकावत, तो ये नलिकावत इस प्रकार से हो सकता है। ये नलिका जो छोटी छोटी नलिकावत संरचना है उसके आधार पर थैली युक्त होती है, अंत्य प्रद्रव्य जालिका उसे अपन कहते हैं। कोशिका द्रव्य में है, ना कि कोशिका द्रव्य के बाहर या सेल मेम्ब्रेन के बाहर। अरे बस चित्र 8.5 में आपको बता रखा, तो ये आप देखेंगे। ये आपके पास केंद्रक है, मतलब ये जो आपको बता रखी इमेज, जो चित्र बता रखा है, ये कुछ ऐसा, ये केंद्रक है यहाँ पर, और इसके साथ में ऐसे ये लग रखे हैं। तो इसने केंद्र को क्या कर दिया? काट के बताया, मतलब केंद्र का आधा पोर्शन इसने नहीं बताया। तो ये अंत्य प्रद्रव्य जालिका ऐसा, ठीक है। ये देखो आप, नलिका व संरचना आपको दिख रही है, चपटे भी है यहाँ से 3D में आप देखते हैं तो चपटे भी यहाँ पर दिखेंगे आपको। प्राय राइबोसोम अंत्य प्रद्रव्य जालिका की बाहरी सतह पर चिपके रहता है। जैसे मान लो ये आपके पास अंत्य प्रद्रव्य जालिका कुछ इस प्रकार की, भाई साहब सिंपल सा मानना ही है, ठीक है। अब अगर इसकी सरफेस पे ये राइबोसोम है, इसकी सतह पर ये राइबोसोम है, छोटे छोटे राइबोसोम जो होते हैं नैनोमीटर में इनका शेप होता है, अपन ने पहले भी डिस्कस किया। तो इसे अपन बोलते हैं खुरदरी अंत्य प्रद्रव्य जालिका, ठीक है। अगर
इस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं है तो उसे अपन बोलते हैं चिकनी। आपके हाथ है, उस पर आप थोड़ा सा गम लेते हो चिपकाने का, उस पर दाने लगा देते हो शक्कर के मान लो, फिर उस पर आप ऐसे करके देखते हो तो आपको क्या लगेगा? खुरदरी लगेगा, थोड़ा थोड़ा सा लगा ना यार, क्या होगा? आपका हाथ पे दूसरे केस में आपके हाथ पे कुछ भी नहीं है, शक्कर के दाने वगैरह नहीं है, तो बिल्कुल चिकना रहेगा। सेम वैसे इसके अंदर चल रहा है ऐसा। तो प्राय राइबोसोम अंत्य प्रद्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंत्य प्रद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उसे अपन बोलते हैं खुरदरी अंत्य प्रद्रव्य जालिका, या इंग्लिश में अपन बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER शॉर्ट में बोलते हैं। ये भी आप लोग छाप लीजिएगा अपनी नोटबुक में, एनसीईआरटी में। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंत्य प्रद्रव्य जालिका चिकनी लगती है, इसे चिकनी अंत्य प्रद्रव्य जालिका इंग्लिश में बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। ठीक है, इस डायग्राम में, इस चित्र में जो अपने को देखने की जरूरत है सख्त समझने के लिए, ये केंद्रक हो गया। केंद्रक के आसपास ही होते हैं केंद्रक, छिद्र बता रहे हैं यहाँ पर। केंद्रक में पढ़ेंगे इसका क्या फंक्शन। ये यहाँ आप देखो, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम आपको यहाँ बता रखा है। जहां राइबोसोम मिल रहा है वो क्या है? खुरदरी अंत्य प्रद्रव्य जालिका। यहाँ आप देखो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं मिल रहा था, वो कैसी हो गई? चिकनी अंत्य प्रद्रव्य जालिका। है ना, सिंपल सा डायग्राम। चित्र 8.5। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये तो हो गया अपना। अब इनके जो फंक्शन है वो आपको ध्यान में रखना। RER और SCR के जो फंक्शन है वो आपको ध्यान में रखना, पूछ सकता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन तो प्रोटीन संश्लेषण, और स्मूथ का जो आपको है कि कुछ लिपिड की बात करते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात करते हैं, वो इसका फंक्शन है निर्माण करने में, सीक्रेशन में। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण व श्रवण में सक्रिय भाग लेती है उसे खुरदरी अंत्य प्रद्रव्य जालिका बहुतायत से मिलती है। जहां प्रोटीन संश्लेषण ज्यादा हो रहा है वहां क्या मिल रहा है? खुरदरी अंत्य प्रद्रव्य जालिका मिलेगी। ये काफी फैली हुई तथा केंद्रक के बाह्य झिल्लिका तक फैली रहती है, अभी चित्र में आपने देखा। चिकनी अंत्य प्रद्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के लिए मुख्य स्थल। लिपिड की ही भांति स्टेरॉइडल हार्मोन चिकने अंत्य द्रव्य जालिका में होते हैं। तो दोनों फंक्शन आपको ध्यान में रखने। इजी है वैसे, ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी जिसे अपन बोलते हैं। कैमिलो गोल्जी 1898 ने पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित मतलब कलरफुल जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी। कौन सी कोशिका में देखी? तंत्रिका कोशिका में देखी। ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा शब्द लिखा है। बहुत से बालक सोचते हैं कि कोशिका के अंदर देखी उन्होंने, लेकिन आपसे बोल दिया जाए कि कौन सी कोशिका में देखी, तंत्रिका कोशिका में है या पेशी कोशिका में या हृदय कोशिका में, या पता नहीं साहब, या उपरोक्त में से कोई नहीं, है उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। तंत्रिका कोशिका आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। कैमिलो गोल्जी ने देखा, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जिकाय कहा गया। चित्र 8.6। तो ये देखो 8.6 में लगभग सेम ही है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके जैसे स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ राइबोसोम का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, चपटी ही स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत सारी चपटी, जैसा मैंने भी आपको बताया, डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1.5 माइक्रोमीटर होता है। व्यास बता रखा 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर। ये एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे जालिका कहते हैं अपन। ये देखो आप, एक दूसरे से समानांतर ही है इसके अंदर, जिसे अपन ने क्या बोला? जालिकाएं बोला। गोल्जी काय के कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी काय केंद्रक के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिनमें निर्माणकारी सतह, एक तो ये मान लो ये गोल्जी काय, ये इस प्रकार से, ये बहुत सारे इसके अंदर चैप्टर स्ट्रक्चर। एक तो क्या होती है? निर्माणकारी सतह, उन्नत तो सिस, सिस और ट्रांस अपन बोलते हैं, सिस और ट्रांस। तो एक निर्माणकारी सतह है, वे एक दूसरे क्या परिपक्व सतह, उत्तला उत्तल ट्रांस होती है। जैसे यहाँ से जो जिसका भी निर्माण इसको करना है, यहाँ से निर्माणकारी सी वाली है, यहाँ से अंदर घुस जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा? जब बाहर निकल रहा ट्रांस से, वो क्या परिपक्व सतह, वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना? तो सिस और ट्रांस का अलग अलग फंक्शन है। अंगक सिस व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होते हैं, लेकिन आपस में जुड़ता है अलग अलग है भी, मैंने आपको बताया, लेकिन जुड़े हैं। गोल्जी काय का जो प्रमुख कार्य, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसे। द्रव्य को समवस्थित वेष्टित कर अंतर कोशी की लक्ष्य तक पहुंचाना है, या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। जैसे ये कोशिका है, ये केंद्रक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जिका है। यहाँ से, तो यहाँ से जो भी इसका काम है वो यहाँ से इस कोशिका से या दूसरी कोशिका तक, या तो दूसरी कोशिका तक जो भी पदार्थ है उसको बाहर दूसरी कोशिका तक ट्रांसपोर्ट करना है, या इसी कोशिका से इसे क्या करना? बाहर की ओर सीक्रेट करना। सा
ठीक है। समवेष्टित द्रव्य अंत्य प्रद्रव्य जालिका से पुट्टिका रूप में गोलजिका के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बता दिया था, शीर्ष से ट्रांस की ओर वो जाएंगे, यहाँ से साहब ये शीर्ष से और ये ट्रांस से यहाँ से जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि गोलजिका का अंत्य प्रद्रव्य जालिका से निकटतम संबंध है। अंत्य प्रद्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यहाँ कहीं राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, गोल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने के पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। तो मतलब जो परिपक्वन वगैरह का जो काम है एक तरह से यही कर रहा है। गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों इसके अंदर है। ग्लाइकोलिपिड का मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों इसके अंदर है। तो इनका भी प्रमुख स्थल कौन है, गोल्जी काय है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट आता है लयन काय या लाइसोसोम। ये झिल्ली का पुट्टी का संरचना होती है, इसका डायग्राम नहीं है अपने एनसीईआरटी में, जो समवेष्टन विधि द्वारा गोलजिकाय में बनते हैं। ठीक है, कहां से बनते हैं ये, गोलजिकाय में, मतलब इनके फादर कौन है साहब, गोलजिकाय है साहब। पृथक्कृत लयनकाय पुट्टिकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटनीय एंजाइम, मतलब जल अपघटने का मतलब आपको समझ में आता है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने वाले एंजाइम मिलते हैं। किसमें, लयनकाय या लाइसोसोम में। जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज मतलब लिपिड वगैरह का ये ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीएजेज मतलब ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। कार्बोहाइड्रेजेज की अपन जो बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन ऐसे करता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो ये सारे इनको कॉमनली बोलते हैं हाइड्रोलेजेज। ठीक है, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। ठीक है, आदि के पाचन में क्या होता है, सक्षम होते हैं। लयन का या लाइसोसोम। सुसाइडल बेग भी इसे अपन बोलते हैं। ठीक है, इसके क्योंकि ये कोशिका को खुद को भी खा जाता है कभी कभी, कोशिका के अंगों को। रसदानी या नेक्स्ट जिसे बोलते हैं वैक्यूल, ये पादपों में मिलती है, ये अपन ने पहले पढ़ा था लास्ट सेशन में। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी सतह को रसदानी अपन कहते हैं। इनमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ वे अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है इसके अंदर मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे अपन बोलते हैं टोनोप्लास्ट। रसधानी जैसे कोशिका ये केंद्र के, ये आपके पास रसधानी, तो इससे सिंगल मेम्ब्रेन होती है, उसे अपन बोलते हैं टोनोप्लास्ट। रसधानी जो उसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, नॉर्मल सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन ही अपन बोलते हैं। पादप कोशिकाओं में ये कोशिका का 90% स्थान घेरता है। अब जैसे जैसे ये चल रहे हैं ना अंगक, वैसे वैसे आप जो पादप कोशिका वाला जो चित्र अपन ने डिस्कस किया था उसके अंदर आप देखते चलिएगा। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टफनोप्लास्ट से होकर, टफनोप्लास्ट नहीं है ये टोनोप्लास्ट है। ठीक है, जैसे ये कोशिका है, ये टोनोप्लास्ट है। तो जो भी आयन जो सांद्रता प्रवणता के विपरीत, मतलब सक्रिय परिवहन यहाँ पर हो रहा है, लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, टोनोप्लास्ट से होकर रसदानी में अभिगमित हो जाता है, मतलब अंदर की ओर चले जाते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता रसदानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक होती है, क्योंकि अगेंस्ट जा रही है, सक्रिय परिवहन हो रहा है, निम्न से उच्च सांद्रता की ओर जा रहा है, तो अंदर सांद्रता उच्च है और साइटोप्लाज्म में सांद्रता क्या हो जाएगी, कम यहाँ पर हो जाएगी। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, ये भी पूछा गया है पीएमटी में। अमीबा में संकुचनशील रसदानी, जिसे अपन बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसमें संकुचन हो सकता है, उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण। जैसे ये अमीबा है आपके पास, अब ये जो अमीबा, इसके ये वाला जो पार्ट होता है इसे अपन बोलते हैं स्यूडोपोडिया या कूटपाद, इसे अपन बोलते हैं। ये गति में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये इसके अंदर भी वैक्यूल वगैरह मिलती है। ठीक है, तो संकुचन रसदानी क्या करती है, उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। संकुचन मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो के वो बाहर निकालेगा। बहुत सारे कोशिकाओं जैसे आद्य जीव में खाद्य रसदानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। तो आद्य जीव जैसे बैक्टीरिया, या अपन बात करें सॉरी प्रोटिस्टा की बात करें, ठीक है, उसके अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है, जो खाद्य रसदानी खाद्य पदार्थों को निकलने में काम में आती है। तो आज के लिए काफी, इतने सारे कोशिकाओं मेरे हिसाब से आप लोग पढ़िए, सेशन को वापस देखिए, अगर कोई डाउट हो तो। एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़िएगा, एनसीईआरटी माँ है, उसे अपन नहीं छोड़ सकते, उसकी एक भी शब्द नहीं छोड़ सकते, खड़ी पाई कोमा भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िए, सेशन देखिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट के पैसे थोड़ी ले रहा हूं मैं यार डाउट पूछने के, नहीं। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।